अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। और नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट की। और जो है कल एक भरपूर किस्म की तेज़ी के बाद जो है आज की मार्केट में हमने एक प्रॉफिट टेकिंग का सिनेरियो देखा। ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल मज़ीद डाउन हुआ है। और साथ ही साथ जो है बहुत सारी डेवलपमेंट भी की भी न्यूज़ आई है। कल मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस थी और वो जो है अनचेंज रही। उसके पीछे की क्या स्टोरी है? क्या ये जो रीसेंट वॉर को जो ब्रेक लगा है और जो ऑयल नीचे आया, या नेक्स्ट जो पॉलिसी आएगी इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो उसमें क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। और साथ ही साथ जी रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी अपडेट आई है, उसके ऊपर भी आज रोशनी डालेंगे। आज के प्रोग्राम के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट सीजन है ऑब्वियसली, रिजल्ट्स के ऊपर भी थोड़ी सी जो है बात करेंगे। और जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ी सिक्योरिटीज़ के सीईओ नईम रफ़ी साहब, जो वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे और जो है उनकी क्या इंसाइट है मार्केट के हवाले से। सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ नादिया, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर थोड़ी सी जो है वो आपकी आवाज़ स्लो आ रही है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा माइक चेक कर लें, थोड़ी सी आवाज़ स्लो है आपकी। अच्छा, और प्लीज जिन जिन के माइक ऑन है वो प्लीज माइक ऑफ कर दें। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। और जो है सर थैंक यू। आज आज के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो है वॉर को ब्रेक लग चुका है, ऑयल नीचे आ रहा है। अच्छा, आज भी ऑयल नीचे आया तो कल जैसे माशाल्लाह से बड़ा एक मैसिव जो है हमने तेजी देखी। आज प्रॉफिट टेकिंग में थी। तो आज कुछ लोग गिला भी कर रहे थे कि जब ऑयल बढ़ता था तो फॉरेन मार्केट 2-3 हजार पॉइंट जो है वो एकदम से गिर जाती थी। लेकिन आज कम हो रहा है, लेकिन मार्केट कोई अपनी मोमेंटम नहीं दिखा रही है। तो सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुज़श्ता चंद दिनों से मार्केट बड़ा रिसेशन का शिकार थी। हम्म। और इसमें मेन रीजन जियो पोलिटिकल सिचुएशन, ईरान और यूएसए की टेंशन हम्म। और उसके नतीजे में ऑयल की सप्लाई का रुक जाना या कम हो जाना और क्रूड ऑयल का $100 को क्रॉस कर जाना, हम्म। ये फैक्टर थे जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की एक अनसर्टनिटी या डिप्रेशन का शिकार थी। हम्म। जैसे ही पाकिस्तान और कतर और दूसरे मुल्कों की कोशिश के नतीजे में एक सीज फायर का इम्कान पैदा हुआ, हम्म। तो उसके नतीजे में क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे भी आई और अकॉर्डिंगली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। हमने देखा था एक दिन के अंदर कल 7,000 पॉइंट बढ़ी, तो ये एक अपसाइड पॉजिटिविटी थी मार्केट में। और आज का दिन आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने रिसेशन के दौरान शेयर्स खरीदे थे उनकी प्रॉफिट टेकिंग भी थी। और मार्केट आज एक एक महदूद एक शॉर्ट रेंज बॉन्ड के अंदर चलती रही। हम्म। और इसको आप कह सकते हैं कि जो सेलिंग थी, प्रॉफिट टेकिंग, वो ऑब्जर्व भी हुई और राइट। मार्केट ने कंसोलिडेशन भी दिया। तो अगर एक दिन और 2 दिन मार्केट इसी तरह एक रेंज बाउंड के अंदर चलती रही, हम्म। तो मेरा अंदाजा ये कि मार्केट फिर अप साइड जाने का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन भी हो गई, प्रॉफिट टेकिंग भी हो गई और मार्केट ने अपना लेवल मेंटेन भी रखा। और उम्मीद ये है कि 10 दिन की जो सीज फायर है कि ये ज्यादा दिनों तक एक्सटेंड हो जाए। इसकी हम्म। बहुत सारी रीजंस हैं। खुद अमेरिका के अंदर भी लोकल एक एहतजाज या रिएक्शन पाया जाता है कि ईरान जंग की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड आइल्स बढ़ने के नतीजे में अमेरिका के अंदर, दुनिया भर के अंदर, तमाम कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, जो आम आदमी के ऊपर इसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर होता है। तो हम्म। ये एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है गवर्नमेंट्स के ऊपर कि इसको पोजीशन को ईज करें आप। तो ईज करने के लिए आपने देखा है कि ये एक सलाह के लिए मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा दिनों में ये सिलसिला ज्यादा दिन तक जारी रहेगा। अलबत्ता नादिया, एक चीज है जो इससे हम्म। हटके बात मैं करूंगा कि मुज़ाकरात भी चलेंगे और सीज फायर भी होगा,
और हो सकता है कि एक और एमओयू भी साइन हो जाए। लेकिन ये मसला एक बहुत जल्दी परमानेंट बेसिस के ऊपर हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि अच्छा। इसमें बहुत बड़ी ताकतों के अपने मफादात भी वाबस्ता हैं, हम्म। गल्फ के अंदर, ईरान के अंदर। हम्म। और इन मफादात के नतीजे में ये कशमकश जारी रहेगी। तो एक तरफ तो अमेरिका है, दूसरी तरफ फ्रंट पे ईरान है। हम्म। लेकिन ईरान अकेला नहीं है, इसकी बैक पे भी बहुत सारी कुवतें हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, और जिसके नतीजे में ये जंग लिंगर ऑन होती जा रही है। तो लिहाजा ये इसी तरह मामला चलेगा, मुकम्मल तौर पे सेटल होते हुए मेरे ख्याल के मुताबिक काफी टाइम लगेगा। हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आदी कर लेना चाहिए कि जंग चलती रहेगी और हमने अपनी मामूलाती जिंदगी और कारोबार को भी चलाना है। इसकी एग्जाम्पल आप यूक्रेन और रशिया की जंग को भी ले सकते हैं। हम्म। उस जंग को शुरू में बहुत ज्यादा एक हाइप रेट हुआ था, हम्म। अब वो चलते ही चलते अभी तक चल ही रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब लोग उसको भूल भी गए और फोकस है ईरान और यूएसए के ऊपर भी है। हालांकि वो जंग जारी है, रुकी नहीं है, वहां पर भी तबाही मच रही है। तो इसी तरह मेरी एक गेट फीलिंग्स ही है कि ईरान का मामला भी कुछ अर्से के बाद इसी तरह चलता रहेगा और लोग अपनी मामूलात जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे। ऐसे ही है, मेरा जो असेसमेंट ही है। सही, बिल्कुल सर, अगर इस तरह से होगा, लेकिन हमें तो ऑयल बहुत ज़्यादा बॉदर करता है कि जब ये सिनेरियो क्रिएट होता है जंग वाला, तो जो ऑयल की फ्लक्चुएशन होती है फॉरेन जो है वहाँ पे देर से होती है। हमारे हमारे अपने मुल्क में जो है बड़ी जल्दी इसका असर आ जाता है। और जैसे कि कल भी हमारी हुकूमत ने बड़ा मैसिव रिलीफ दिया है, 1 रुपए जो है पेट्रोल की कीमतों में जो है कमी करके। तो इसकी वजह से जाहिर है ऑयल एक फैक्टर है, इसकी वजह से मार्केट प्रेशर में आती है। तो अगर ये चीज़ अगर कंटिन्यू रही लॉन्ग टर्म तक, हम आदी तो हो जाएंगे, लेकिन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी? क्या यही सिनेरियो मार्केट का रहेगा, इसी तरह से होगा, या वो कभी हम वो तेजी देखेंगे भी 2025 वाली तेजी? ये आपने सही फरमाया ना, पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत असर आता है। हम्म। यहाँ पे तो अब डेली बेसिस के ऊपर प्राइस, रिटेल प्राइस तय की जाती है, हम्म। ताकि किसी किस्म का बर्डन गवर्नमेंट को ऊपर ना आए। जो हम्म। प्राइस की फ्लक्चुएशन अप और डाउन ये कंज्यूमर तक चली जाए। ये बात आपकी सही है। हम्म। अब मेरा अंदाजा यही है कि ये ईरान और यूएसए की जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसके नतीजे में अभी भी सीज फायर और बाद में भी जब एमओयू साइन होगा, मुज़ाकरात तय पाएंगे, हम्म। उसमें एक जो क्लास लाजमी शामिल होगी वो होगी कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से ऑयल टैंकर की सप्लाई नॉर्मल वे से शुरू हो जाए और हाँ। उसमें किसी किस्म की रुकावट ना हो, हम्म। स्मूथ ऑयल सप्लाई वर्ल्ड को होती है। हम्म। तो लिहाजा अगर ये ऐसा मामला तय पा जाता है कि ऑयल की सप्लाई बहाल हो जाती है, तो मेरा अंदाजा है कि क्रूड ऑयल की प्राइस भी ये नहीं रहेगी, ये भी सही। 75 70 के लगभग जाके सेटल हो जाएगी। तो सही। वहां पे लोग फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। मैं एडजस्ट ये कर। नहीं कहता कि जंग से पहले वाला लेवल आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा। प्राइस तो हाई रहेगी, लेकिन जो अभी प्राइस का लेवल है इससे नीचे आ जाएगा। और फिर आपस में इनकी जो छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी रहेंगी, जल्दी। लेकिन हम्म। ऑयल सप्लाई बहाल हो जाएगी। बहाल। ये अभी भी वहां से टैंकर गुजर रहे हैं। अब हाँ। इसको मजीद अंदर से एग्रीमेंट एक रेगुलेशन तय किया जा रहा है, उस हम्म। रेगुलेशन के नतीजे में इसको स्मूथली सेटल कर दिया जाए। तो सही। सही। इंशाल्लाह ये होगा, आप देखेंगे। सही, बिल्कुल। और हमारा तो मसला ही जो है ऑयल है। बिल्कुल, ऑयल अगर हमें सप्लाई होगा तो फिर हम वाकई आदी हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और उनके हम सवाल शामिल कर लेते हैं। जी अफजाल हुसैन, अपना सवाल कीजिए। यस, वालेकुम सर। सर काइंडली नेशनल बैंक और बीओपी, इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बैंक्स जरा भाई हैं थोड़ा जो सा बुलंद आवाज में, मेरी आवाज आपकी नहीं आ रही, बहुत आहिस्ता है, थोड़ा नेशनल सा बैंक बुलंद जी और सर। आवाज। बीओपी का जी सर, पूछ रहे हैं। सॉरी। जी ठीक है। और दूसरा सर, ये आईटेंस में रिसेंटली बोलिए। काफ़ी आप सवाल बोल लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी। जी, आइटेंस का क्या कह रहे हैं आप? ओके। और दूसरा आईटेंस का पूछिएगा कि वो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी कुछ टाइम से। उन्होंने डिविडेंड भी दिया, अब बोनस भी दिया। तो उसके बारे में सर के क्या व्यूज़ हैं, मतलब एज ए कंपनी उसको सर कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच। सही। सर, दूसरा ये पूछ रहे हैं आइटेंस के हवाले से कि इसने बोनस और डिविडेंड सब दिया है, तो उसके हवाले से क्या आपका व्यू है? मैं भैया पहले इसने बीओपी का पूछा था। जी सर, बीओपी और नेशनल बैंक का पूछा है। सर मेरे ख्याल के मुताबिक तो बीओपी बहुत अच्छा
बैंक की परफॉर्मेंस है हाँ। और इसकी अर्निंग भी ठीक है। एक मुश्किल वक्त था, इसके ऊपर से वो गुजर चुका हुआ है। तो आइंदा अच्छा। दिनों में तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो इसकी परफॉर्मेंस भी, अर्निंग भी, बल्कि लास्ट ईयर इसने डिविडेंड भी दिया था, हम्म। तो इसकी डिविडेंड का भी जो है ना, एक तसलसल बरकरार रहेगा। ठीक है। तो मैं तो इसको जो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर है हम्म। उसके अंदर अच्छे शेयरों में से एक इसको गिनता हूँ। अब इसमें एक ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट का शेयर है, जिसकी वजह से लोग इसको थोड़ा सा डिस्काउंट करते हैं। एनी हाउ मौजूदा प्राइस को अट्रैक्टिव है। मेरे ख्याल में इन्वेस्टर के लिए इसमें चाम है, इसको होल्ड करें। एट द सेम टाइम नेशनल बैंक के अंदर भी बड़ा चाम है, लेकिन उसकी प्राइस और इसकी प्राइस में बहुत फर्क है, और उसकी अर्निंग के अंदर भी बहुत फर्क है। नेशनल बैंक भी मेरे ख्याल में मीडियम टर्म पे रखने वाले को फायदा रहेगा। बैंक पूरा सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इनकी पे आउट पॉलिसी भी बहुत बेहतर है। तो लिहाजा दोनों बैंक्स के बारे में मेरा व्यू पॉजिटिव ही है, इनको होल्ड एंड बाय ही करना चाहिए। होल्ड करना पड़ेगा। और सर आइटेंस के हवाले से ये पूछ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का जो नया शेयर है आइटेंस जो है, उसके हवाले से कह रहे हैं कि बोनस भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, उसके हवाले से क्या व्यू आप शेयर करेंगे? इसमें नादिया मेरी थोड़ी सी राय जरा मुख्तलिफ है। हम्म। नई कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। और अभी अपना ट्रैक रिकॉर्ड स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। हम्म। मैनेजमेंट इंतहाई कोशिश कर रही है कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। हम्म। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा अभी नई कंपनी है, अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैं तो वेट एंड सी का मामला है इसके बारे में। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है अलीशान, आपका सवाल है, आप अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, दो आइटम है पेनी स्टॉक्स के इलेक्ट्रिक और कॉसम के बारे में प्लीज बताइएगा सर। ये दोनों मार्केट में बड़ी एक्टिव आइटम्स हैं और लोग बहुत शौक से इसमें काम करते हैं। मेरी राय तो कि इलेक्ट्रिक के बारे में तो फेवरेबल है। इसके अंदर मैनेजमेंट चेंज भी है, रिफॉर्म्स भी आ रही हैं, तो इसके बारे में आप तवक्को कर सकते हैं कि बेहतरी की तरफ। मौसम का मामला थोड़ा सा स्पेकुलेटिव है कि इस कंपनी के अंदर नई नई न्यूज़ मार्केट में आ रही है, लेकिन मेरा हमेशा की तरह फोकस यही होता है कि कंपनी की अनाउंसमेंट की बजाय उसके जो रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके ऊपर फोकस करके देखा जाए। अगर वो बेहतरी की तरफ आ रहे हो तो तब तो उसमें जाना चाहिए। मौसम में ऐसी बात है नहीं अभी। थैंक यू सो जी मच। नादिया। बहुत शुक्रिया जी। और सर मुझे बताएं, रिफाइनरी जो है, हम देख रहे हैं रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है आ गई, रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी डेवलपमेंट हुई है। थोड़ा सा मुझे बताएं, इसके हवाले से बताएं, और इसमें आगे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी रिफाइनरी के जो स्टॉक्स थे उन्होंने परफॉर्म भी बड़ा ज़बरदस्त किया है। आगे किस तरह से देख रहे हैं, क्या इसमें है इस सेक्टर में, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। आपने रिफाइनरी के बारे में पूछा। रिफाइनरी का एक बड़ा लॉन्ग बैकग्राउंड है हम्म। कि रिफाइनरी का बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होता है एस्टेब्लिश हम्म। करने में और उसको डेवलप करने में। हम्म। और पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज लगी हुई है सिवाय एक आध को छोड़ के, हम्म। ज्यादातर रिफाइनरी 50 साल 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है, हम्म। और एक फ्यूल एफिशिएंट या बेस्ट परफॉर्मेंस के एतबार से वो इतनी क्वालिफाई नहीं करती। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से इनको हर साल, हर 4-5 साल के बाद एक इंसेंटिव दिया जाता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, और इसके लिए रिडीम ड्यूटी के अंदर वक्तन फवक्तन तब्दीली होती रहती है। और दूसरी तरफ एक पाकिस्तान के साथ ट्रेजेडी ये है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, और जो तैयार भी है उनकी डिमांड इस कदर ज्यादा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो नतीजातन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो कंज्यूमर मार्केट है वो डिपेंड करती है लोकल रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर, और किसी हद तक एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। हम्म। इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करना किसी तरह भी सही नहीं है। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोकल रिफाइनरी सेक्टर को वक्तन फक्तन सपोर्ट भी करती है, और इनके बारे में पॉलिसीज भी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो रिफाइनरी सेक्टर्स है, ये गवर्नमेंट के इस बेनिफिट्स को, इस इंसेंटिव को बेहतर तरीके से इसको कर नहीं पाते। कहना चाहिए इसको इन्वेस्टमेंट करके इसको अपग्रेड कर सके। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है इनका अपग्रेड करने का।
इस दफा भी जो मार्केट में अफवाह फैली हुई है कि रिफाइनरीज के बारे में जो पॉलिसी आएगी वो फेवरेबल आएगी, मेरे ख्याल के मुताबिक मौजूदा हालात के अंदर रिफाइनरी के लिए फेवरेबल पॉलिसी आने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जो भी पॉलिसी आएगी मौजूदा रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए और इनको इंसेंटिव दिया जाएगा और बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश। सर आपका माइक बंद हो गया है। सर माइक बंद हो गया आपका माइक। सर माइक बंद हो गया आपका। माइक माइक माइक। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर अब आ रही है। जी हाँ सर। जी हाँ, खुद ही बंद हो गया। मैं कह रहा था कि रिफाइनरी सेक्टर के बारे में मेरा व्यू यही है कि इसको गवर्नमेंट अच्छे इंसेंटिव वाली पॉलिसी देगी और हम्म जिससे रिफाइनरी के अंदर तेजी आएगी बहुत बेहतर होगा। तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, ना हम्म लोकल इन्वेस्टमेंट को, लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिए बगैर जा रहा है। पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की मार्केट है, इसको भी तो फीड करना है सबने। तो मेरा व्यू इसके बारे में पॉजिटिव है। बिल्कुल। और जी यहाँ पर उस्मान तरीन आप अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है उस्मान भाई, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। जी अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग सर एयरलिंक और सर सिमेट्री। सिमेट्री ने आज सर वॉल्यूम अच्छा लगा है और क्लोजिंग भी अच्छी आई है, SYM सिंबल है सर जिसका। तो इसका सर कल कोई क्या प्रोस्पेक्ट लग रहा है आपको आगे सर, ये बता दीजिएगा सर। सेकेंडली सर एयरलिंक के बारे में बताइएगा कि एयरलिंक की क्या सर आगे, अगर हम इसको 1 महीना 2 महीने का जहन में रख के होल्डिंग करते हैं सर, तो क्या टारगेट सर इसके नजर आ रहे हैं सर? उस्मान भाई बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एयरलाइंस के बारे में मेरा भी बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत ही प्रोग्रेसिव कंपनी है और प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट है। एक तो इनका एयरलिंक है, एक इनकी सब्सिडरी सेलेक्ट के नाम से रिसेंटली हाँ। आई है, और इसके अलावा मजीद एक और कंपनी को लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का इनका प्लान है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी है। तो अभी जो प्राइस है मेरे ख्याल के मुताबिक इस प्राइस से अपसाइड जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इसे 4 से 6 माह का आप होल्ड करें तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप 180 और 200 रुपए तक की इसकी प्राइस भी देख लें, इट्स क्वाइट पॉसिबल। दूसरा आपने एक और आइटम का पूछा एयरलिंक के अलावा, दूसरा कौन सा था नदिया? सिमेट्री। सिमेट्री। सिमेट्री के बाद। हाँ सिमेट्री। सिमेट्री जो है ना ये आईटी से मुतालिक कंपनी है, रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए आई है। इसकी अर्निंग और प्राइस का आपस में मैच नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे यहाँ आईटी से मुतालिक जो कंपनीज है हाई मल्टीपल के ऊपर ट्रेड होती हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेशियो कंपेरेटिवली ज्यादा है। लेकिन मैं तो जिस तरह हमेशा की तरह इसके अंदर भी यही कहूंगा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं आप इसके ऊपर फोकस करके चलें। अगर अर्निंग और पे आउट की पॉलिसी सही है, प्राइस पे जस्टिफाई करती हो, तब तो ठीक है। सिमेट्री मेरे हिसाब से अपनी प्राइस के एतबार से फुली वैल्यू के ऊपर है। इसमें मजीद आगे कोई प्रोग्रेस हो, अर्निंग बढ़े, तो तब तो इसको फोकस किया जा सकता है। मैं इसके बारे में अपना व्यू जरा थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ। हम्म अच्छा ठीक हो गया सर। काइंडली कोई टॉपिक भी बता दीजिएगा, कीपिंग इन व्यू द करंट मार्केट सिनेरियो एंड ऑयल प्राइसेस। तो टॉपिक क्या हम आखिर आखिर में सर से बताएंगे। ये जो आपने एयरलिंक के बारे में मुझसे पूछा, मेरे ख्याल के मुताबिक एयरलिंक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ इसी की सब्सिडरी सेलेक्ट, वो आजकल 27-28 का रेट चलता है। ये 34 रुपये के ऊपर आईपीओ इसका आया था और आईपीओ की प्राइस से नीचे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म बेसिस पे सोच के रखें तो मुझे अंदाजा है कि आपको अच्छा कैपिटल गेन इसके अंदर मिलेगा। दूसरा, ये एयरलिंक जो है ये डिविडेंड भी सर देता है वैसे, क्वार्टरली या एनुअली, या इसका कुछ डिविडेंड भी है सर या नहीं? इसका डिविडेंड का ट्रेड रिकॉर्ड भी है, क्योंकि ये ज्यादातर एक्सपेंशन की तरफ है। तो एक्सपेंशन में और फर्दर इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जिस तरह फौजी फर्टिलाइजर या दूसरी कंपनीज बहुत ज्यादा डिविडेंड देती हैं, इसकी रेशो या पॉलिसी वो नहीं है। ये कंजर्वेटिव है, लेकिन कैपिटल गेन अच्छा मिलेगा और डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद है इसका। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू।
जी अदील मीर अपना सवाल करें। अच्छा, यहाँ पे केल का किसी ने सवाल किया है कि इलेक्ट्रिक की बात हो चुकी है, आप लोग जो है प्रोग्राम जब ऑन एयर हो तो आप लोग देख लीजिएगा। जी अदील अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक मेरा हाफ पावर के बारे में है। मैं उसको थोड़ा थोड़ा कम्युलेट कर रहा हूँ। क्या इसके अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ मैं स्टॉक्स, और ऊपर नीचे प्राइस आपको पता है चलती रहती है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है ईफर्ट के बारे में, एग्रो फर्टिलाइजर में। मैं उसको भी कम्युलेट कर रहा हूँ, मेरे पास एफएफसी भी है। फ्यूचर में जब इनकी प्राइस रिवाइज होंगी, गैस प्राइसेस एफएफसी की, तो ईफर्ट जो है ये भी चलना शुरू हो जाएगा। मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये भी सस्ती प्राइस पे, मुझे चीप प्राइस पे मिल रहा है, मैं इसको लेता जा रहा हूँ। तो क्या आप समझते हैं कि इसको इस प्राइस पे लेना ठीक है, इफर्ट को भी? मीर साहब, आप माशाल्लाह दोनों कंपनी की सिलेक्शन आपकी बहुत लाजवाब है। हब पावर जो हमेशा मेरा फेवरेट रहा है, इसकी जो अर्निंग और पे आउट पॉलिसी है बड़ी अच्छी है। BYD कार का जो इम्पैक्ट है वो इंशाल्लाह ताला 2027 से ऑनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे एक वक्त में ये मार्केट की बहुत अच्छी कंपनीज के टॉप में से होगी। तो इसको आप स्टे करें, होल्ड करें। अलबत्ता ये जो पॉलिसी आपकी जो है ना कि बीच में ट्रेड करना, ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर एक हद तक लाजिम भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा वाकया या ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि मार्केट आपको डाउन साइड दोबारा अपॉर्चुनिटी देती है। जी तो लिहाजा अपने होल्डिंग में से अगर आप 20 to 25% शेयर्स की ट्रेडिंग करें तो हर्ज नहीं है, लेकिन कंप्लीट पोर्टफोलियो को ट्रेडिंग में लेके जाना सही नहीं है। इसी तरह एग्रो फर्टिलाइजर के बारे में मेरा भी बहुत ही पॉजिटिव है। हाईली डिविडेंड यील्ड कंपनी है और बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर के अंदर है। मैनेजमेंट की भी एक क्लास है। तो मेरे ख्याल में इस लेवल के ऊपर इसको जमा करना और एकमोडेट करना बहुत ही मुनासिब एक व्यू है। आप दोनों के अंदर स्टे करें और इसको एकमोडेट करें, दोनों ठीक कंपनी बहुत अच्छी है। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहम्मद उमर अपना सवाल करें। अच्छा जी सर, नादिया। अच्छा सर यहाँ पर मुझे बताएं, अब जो है मॉनेटरी पॉलिसी आई, अनचेंज आई, बैंकिंग सेक्टर को कैसा देख रहे हैं? और जो है जो सीमेंट सेक्टर है, कल हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर ने भी बड़ी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में इन दो सेक्टर्स के ऊपर जो है क्या पड़ने वाला है। सीमेंट से ऑल दो परफॉर्म कर भी रहे हैं, और क्या आपका व्यू है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसके हवाले से शेयर करें। इसमें आपने तीन चीजों का जिक्र किया। मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस हुई अनचेंज रही, ये हम्म। बेसिकली मेरे उसी स्टांस को सपोर्ट कर रही है कि क्रूड ऑयल आइंदा दिनों में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएगा और नतीजातन सही। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी मैनेजेबल रहेगा। ओ, इसी चीज के पेश नजर पिछली दो मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ने इसको अनचेंज रखा। हाँ। नंबर टू, बैंकिंग सेक्टर। हाँ। बैंकिंग सेक्टर जो है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक इसी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट हम्म। बेहतरीन रहेगी आइंदा दिनों में। अलबत्ता बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा, किसी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी, किसी की कम बेहतर होगी, लेकिन ओवरऑल सेक्टर की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगी। और इनकी पे आउट पॉलिसी भी बहुत अच्छी है तमाम बैंकों की। अब तो हम देखते हैं कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी बैंक्स पे आउट करते हैं। तो बैंक्स के अंदर स्टे करना मेरे ख्याल में ठीक है। तीसरा, आपने सीमेंट सेक्टर का पूछा। सीमेंट सेक्टर की जो है ना, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने से इनके लिए अच्छा है, हम्म। लेकिन कोयले का दाम बढ़ जाना, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाना इनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के बराबर है। वो तो जैसे तैसे करके सीमेंट सेक्टर वाले पास ऑन कर देते हैं कस्टमर को, हम्म। उसका इम्पैक्ट तो मेरे हिसाब से ये मैनेजेबल है। अब असल चीज है डिमांड, कि गवर्नमेंट की जो एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बजट के अंदर पॉलिसी है, और हम्म। कितना गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्च करती है। सही। और उसके बाद गवर्नमेंट की ये पॉलिसी के प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन और जो इस रियल स्टेट से मुतालिक पॉलिसी कितना ज्यादा बेहतर पब्लिक इसको रिस्पॉन्स करती है। क्योंकि सीमेंट सेक्टर की कैपेसिटी पाकिस्तान में ठीक ठाक है। अब असल में इसकी जो यूटिलाइजेशन है कैपेसिटी की, ये सारा दारोमदार आइंदे दिनों में प्रॉफिटेबिलिटी उसके ऊपर है। हम्म। अब ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट पिछले दिनों बहुत अच्छे जा रहे थे, तो स्टॉक मार्केट में दूसरे सेक्टर के साथ साथ सीमेंट सेक्टर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी जो पिछले दिनों एक हाई लेवल सिमर सेक्टर ने टच किए हैं, तो मुझे तो इस सीजन के हाई लेवल सिर्फ वही नजर आते हैं। अब तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। लोगों ने जून के रिजल्ट की बेस के ऊपर पहले ही प्राइसेस बढ़ा दी थी। अब उन प्राइसेस को टच करने के साथ ही हम इंस्टीट्यूशंस भी और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की तरफ से भी सेलिंग देखते हैं। तो मुमकिन है कि इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आए तो दोबारा सीमर सेक्टर अट्रैक्टिव हो जाए। अब ये जुलाई का एंड है, अब अगस्त एंड के बाद इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और उसके फौरन बाद फिर फर्स्ट क्वार्टर ड्यू हो जाएगा। तो रिजल्ट और मार्केट की उस वक्त की प्राइस, ये इनकी डायरेक्शन और लेवल को डिसाइड करेगी। ये मैंने आपको मुख्तसर सा बताया, मजीद पूछेंगे तो आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। सही, ठीक। जी वसीम जावेद, अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे दो छोटे छोटे मेरे क्यूरीज थी। एक तो ये मुझे सुनहरी बैंक और अल्फला बैंक के बारे में कुछ गाइड, और 2026 एंड तक PSX का नादिया, आवाज नहीं आ रही। अराउंड इफ आई इनकी आवाज वैसे भी कट के आ रही है। इन्होंने सुनहरी बैंक और सुनहरी अल्फला बैंक, बैंक के सुनहरी हवाले, बैंक और जी अल्फला बैंक तो आपने अल्फला पूछा, बैंक के उसके बारे बाद में बात पूछा ब्रेक है। हो गई थी। जी जी। और इसमें और सर व्यू दरअसल आपने मेरा कहा है वसीम अल्फला दूसरा, साहब? बैंक जो है ना, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। PSX का भी व्यू आप कह रहे हैं? जी एक एक पार्ट, है हाँ जी, टू ये 10,000 शायद सर ने, क्या अभी भी उसी को ये टारगेट हो? थैंक यू। आपका सवाल समझ नहीं आया वसीम साहब, आपका सवाल दूसरा वाला समझ नहीं आया। बहरहाल हम इसका जवाब दे देते हैं। जी सर, सुनहरी बैंक और अल्फला का बता दें। अल्फला बैंक की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त जा रही है हम्म। और बैंक के प्रॉफिट भी बढ़े हैं, ब्रांचेस भी बढ़ी है, डिपॉजिट भी बढ़ा है। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बिग साइज बैंक में कन्वर्ट हो रहा है। तो अल्फला बैंक के बारे में मेरा भी बहुत ही पॉजिटिव है। सुनहरी बैंक पिछले काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा था। हम्म। अब इनका जो नई मैनेजमेंट और नए जोशो जज्बे के साथ इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है, तो हमने देखा है कि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी शुरू हो गई है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझता हूँ कि सुनहरी बैंक भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, क्योंकि इसके मुकाबले के दूसरे जो बैंक थे वो तो हमने देखा कि कहीं से कहीं नहीं। तो इनकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो रही, कमजोर रही, लेकिन अब ये अपने ट्रैक के ऊपर चल पड़ा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि सुनहरी बैंक भी बेहतर हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सुनहरी बैंक भी ठीक है, पॉजिटिव। सही। तीसरा और सवाल मैं सुन नहीं सका, नादिया का, इन्होंने वरना उत्तर नहीं इन्होंने हुआ। मेंशन किया है यहाँ पे कि जो है 2026 के एंड तक मार्केट का क्या, आई थिंक शायद ये पूछ रहे हैं कि कितना मार्केट होगा। इंडेक्स के बारे में आई गेस ये पूछ रहे हैं, क्या है प्रिडिक्ट। अच्छा, 2,10,000 ये कह रहे हैं क्या ये प्रिडिक्शन होगी? ये हमारे हाउस का यही टारगेट है जो आपने कोट किया, 2,10,000 बाई एंड ऑफ दिस ईयर टारगेट है कि मार्केट अचीव कर जाएगी। ये गालबन मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैंने पहले भी कोट किया है। हाँ 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 210 का हमारा टारगेट है। हमारी जो रिसर्च डिपार्टमेंट वाले ने निकाल के रखा हुआ है ना, हाँ हाँ तो हाँ जब हाँ। मार्केट 188 थी तो उसमें किसी ने मुझसे पूछा था, अब अच्छा। तो ये लगता है जैसे अगले हफ्ते हो जाएगा। मैं कहनी ऐसी बात नहीं है, बीच में बहुत अप एंड डाउन है, तो एक झटका हमने देख लिया। तो इसी तरह ये मार्केट ऊपर नीचे होती हुई ना, इंशाल्लाह ताला बाय एंड ऑफ दिस ईयर 210 कम से कम ये टच करेगी। ग्रेट ग्रेट, जरूर। अच्छा जी, यहाँ पर ओके, स्टिल बैक हिज टारगेट। बिल्कुल जी, जाहिर है 2000 वो सॉरी 2,10,000 का अगर टारगेट है तो ऑब्वियसली यहाँ तक मार्केट आएगी ही आएगी। और सर अब आखिर में मुझे ये बताएं कि लाइक अभी कल क्या लग रही है मार्केट, कैसी होगी मार्केट, और जो है क्या जो है आपकी टॉप पिक्स होंगी वो भी आप बताएं। इसमें नादिया मार्केट जो है ना, जिस तरह आपको मैंने बताया कि पिछले दिनों जी जी। ये ईरान यूएसए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रेशर का शिकार थी। हाँ हाँ। अब जैसे ही सीज फायर का मामला हमने सुना और क्रूड ऑयल नीचे आना शुरू हुआ, तो मार्केट ने बेहतर रिस्पॉन्स दिया। हम्म। 7,000 पॉइंट यकदम बढ़ने के बाद आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी थी और हम्म। शायद 1 से 2 दिन कंसोलिडेशन हो। ओके। अगर ये कंसोलिडेशन इसी लेवल के ऊपर 1,000-2,000 पॉइंट प्लस माइनस कंप्लीट हो जाती है, तो आप एक अच्छी एक जंप उसके बाद देख सकते हैं,
जो कि मेरा ख्याल है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि अब शायद की तरफ जंप करेगी मार्केट। तो उन हालात में मार्केट में जो पिक करने के शेयर्स हैं, एनर्जी सेक्टर मेरे ख्याल के मुताबिक एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे फोकस करना चाहिए। रिफाइनरीज तो ऑलरेडी पहले रेडी उसमें अंदर आई हुई है। अगर जो शेयर बाकी है उसमें पीएसओ एक मेरी अच्छी टॉप पिक है, ओजीडीसी मेरी टॉप पिक है, और उसके साथ साथ एयरलिंक। ओके, एयरलिंक। ये 3 आइटम मैंने आपको बताए हैं, पीएसओ, ओजीडीसी और एयरलिंक। एयरलिंक ये मुझे जो पोटेंशियल नजर आता है कि ये आपको एक अच्छी एक इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर रिटर्न देंगे। तो इनमें फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा बेहतर रहेगा। सही, इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर नईम, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।